हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कमाल ना असली का वेट कर रहा होता है बाहर खड़ा, और उसके हाथ में ना कोई फ़ाइल होती है। तो असली ना ऐसे भागकर उसके पास आती है और बोलते है कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा था ना मैं रुक के आऊँगी, फिर भी तुम बार बार बोल रहे थे। फिर ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ना बोलता है कि मेरे साथ चलो असली, मुझे ना तुमसे बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो असली ना उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, हाँ, और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हाँ, क्या चाहते हो तुम, और मुझे ऐसे कैसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो जमाल को ना ऐसे गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें प्रॉब्लम जाननी है, तो प्रॉब्लम मैं बताऊँ क्या है। तो प्रॉब्लम ना ये फ़ाइल है। तो वो देख के ना असली ना जमाल की तरफ देखने लगती है ऐसे शॉकिंगली। तो फिर वो ऐसे हो जाती है कि इसको तो सब पता लग गया। तो जमाल ना फिर उसको कहता है कि प्लीज़ असली, मैं ना तुम्हारे मिन्नतें करता हूँ कि प्लीज़ मुझे ऐसे कन्विंस कर दो और मुझे कह दो कि ये सब झूठ है और तुम्हें सच में नहीं पता चला कि हम नज़ीर को बाहर निकाल सकते हैं, और ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, असली कुछ नहीं बोलती। फिर ना बाद में बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो ना जमाल उससे कहता है कि ओ माय गॉड, मैं जो सोच रहा था इसका मतलब वो सच है। तो तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुमने ये क्यों कहा कि ये मुझे कहाँ से मिला। इसका मतलब जो भी मैं सोच रहा हूँ ना वो सच है, ये सब तुमने ही किया। और तुमको एक्चुअली में कुछ और पूछना चाहिए था असली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ, हाँ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया असली। तो असली इतना सुनते ही ना गुस्सा आ जाता असली को। वो बोलती है कि मैंने जो भी किया ना जमाल, वो मैंने सब कुछ ठीक किया और मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ भी गलत किया। तो जमाल फिर उसको बोलता है कि क्या तुमने सही किया, हाँ, तुमने हम सबको धोखा दिया है और स्टिल तुम कह रही हो तुमने सही किया। तो असली बोलती है कि क्या धोखा, बताओ मुझे क्या धोखा, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। तो जमाल कहता है कि ये धोखा ही है और क्या है, हम कंपनी से नज़ीर को बाहर निकाल सकते थे, स्टिल तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्यों छुपाई वो। तो वो बोलती है कि मरजान और आतिश ना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ रहे थे, और जिस आदमी को मैं प्यार करती हूँ मैं उसको किसी और औरत के पास आता हुआ कैसे देख सकती थी। और उन दोनों को दूर करने वाला सिर्फ नज़ीर ही था जो उन दोनों को दूर कर सकता था। और मुझे कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा लगा कि नज़ीर को बाहर निकाल सकते हैं, बट मैंने नहीं निकाला और मैंने उस चीज़ को यूज़ किया। तो इसमें क्या हो गया, हाँ, मैं सिर्फ मरजान और आतिश को एक दूसरे से दूर करना चाहती थी, इसके अलावा मेरा कोई भी ऐसा नहीं था। और मैं नज़ीर को चांस देना चाहती थी कि नज़ीर उन दोनों को दूर कर दे, पर उसने वो चांस यूज़ ही नहीं किया। तो ना जमाल कहता है कि कुछ भी कहो असली, पर ये बात सच है कि तुमने हमको धोखा दिया है। तो असली उसको बोलती है कि नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम गलत हो। मैं अपने प्लान के साथ स्टक रही, मैं रिवेंज लेने आई थी तो मैं उस प्लान के लिए थी। जिसने भी धोखा दिया है ना वो मैं नहीं हूँ, वो आतिश है जिसने हमें धोखा दिया है। तो जमाल ना उसकी तरफ देखने लगता है। तो जमाल उसे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो असली उसको कहती है कि वही है जो अपने एनिमी के डॉटर के साथ प्यार में पड़ गया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने उसको धोखा नहीं दिया, ठीक है। मैंने उसको बहुत टाइम वार्न किया कि ऐसा मत करे, मैंने तुमको भी बहुत बार वार्न किया कि ऐसा मत होने दो, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो फिर मुझे कुछ तो करना ही था ना, तो फिर मैंने ये कर लिया। अब मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी ऐसे नहीं फ़िक्र हो रही कि मैंने कुछ भी गलत किया। मैंने जो भी किया ना मैंने सब कुछ सही किया, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ, और मैंने बहुत अच्छा किया कि आज मरजान और आतिश एक दूसरे से दूर हैं। तो जमाल को ना फिर गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि कुछ भी बोलो, ये कभी भी सही नहीं होगा कि हमें पता चल गया कि तुमने हमें धोखा दिया है, और तुम इतनी डार्क साइड कैसे पहुंच सकती हो असली। तुम में और इन लोगों में क्या डिफरेंस रह गया, हाँ, जिनसे हम बदला लेने आए हैं। तुम भी उनके जैसे ही बनती जा रही हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो असली, हमने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ असली कि क्या तुम पहले वाली ही असली हो। तुम यहाँ पर आकर इतनी कैसे बदल गई भाई। अभी तो तेरे को वो पता चलेगा ना कि मरजान वाला सीन, किसने पैसे दिए थे उन गुंडों को, एंड गोली वाला सीन, तो तू तो गया। फिर उसके बाद वो बोलती है कि इसका मतलब तुमने अभी आतिश को तो नहीं बताया ना। प्लीज़ जमाल मेरी बात सुनो, प्लीज़ आतिश को कुछ भी मत बताना। वो ना जमाल को पकड़ लेती है प्लीज़, और बोलती है कि प्लीज़ उसको मत बताना, अगर उसको पता चल गया ना तो वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। प्लीज़ उसको कुछ भी मत बताना, और प्लीज़ अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना तो प्लीज़ उसको कुछ भी मत बताना। तो ऐसे ना वो मिन्नतें सी करने लग जाती हैं। तो जमाल ना उसकी तरफ ऐसे ना शॉकिंगली देखने लग जाता है प्यार वर्ड सुनते ही। तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अगर उसको पता चल गया ना तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और मैं हमेशा के लिए उसे खो दूँगी, और मैं उसकी तरफ कभी देख भी नहीं पाऊँगी, और वो मुझे कभी भी देखेगा ही नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो फिर ना जमाल उसे बोलता है कि असली अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी जानते हो ना तो तुम्हें पता है कि मैं आतिश से कभी भी कुछ नहीं छिपाऊँगा,
और ये मैं कभी भी नहीं होने दूँगा कि मैं आतिश से कभी भी कुछ छिपाऊँ। तो ये चीज़ तो पता चल ही जाएगी, पर अब उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो खुद के मैटर ही इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हैं उसके, कि वो सॉल्व कर रहा है। तो उसके बाद ये ट्रुथ तो कभी ना कभी रिवील हो ही जाएगा। इसका मतलब ये मतलब अभी नहीं बताएगा यार, कहीं इन दोनों के बीच ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। फिर उसके बाद ना वो उसकी असली की तरफ ऐसे देखने लगता है, तो वो बोलता है कि असली मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये नज़ीर से ना जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़वा लो, इसके बाद मुझे मत बोलना जो भी होगा। फिर ना असली ऐसे गुस्से से देखती है और वहाँ से ना चली जाती है, और कमाल की आंखों में ना सच में आंसू आ जाते हैं असली का ये असली रूप देखकर। फिर उसके बाद ना मरजान अपने रूम में बैठी होती है ऐसे अपसेट सी, और वहीं पर आ जाता है आतिश। तो आतिश जैसे ही अंदर आता है ना, तो मरजान को भी पता नहीं चलता कि आतिश अंदर आ गया है। जैसे ही वो गेट लॉक करता है तो उसको पता चल जाता है कि वो आ गया है। तो वो जल्दी से ना जिस सोफ़े पर बैठी होती है वहाँ से खड़ी होकर वो अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है, और जैसे वहाँ पर बैठती है ना, तो आतिश उसको देखने लग जाता है। तो आतिश उसके पास आता है और उसको ना देखती रहता है पहले वहाँ पर खड़ा हुआ। फिर ना वो उसके साथ जाकर बैठ जाता है और उसको बोलता है कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो बोलती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो फिर ना वो बोलती है कि आई एम सॉरी टू। तो फिर ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है कि शायद कोई और बात करेगी, बट वो कोई और बात नहीं करती और वो लेट जाती है। तो फिर आतिश ना वहाँ से खड़ा होता है और अपने वाली साइड पे आके बैठ जाता है। तो ना मरजान ऐसे दूर से उसको देखती रहती है और आतिश भी उसको देखने लगता है। तो मरजान ना ऐसे सोने का नाटक सा करने लग जाती है। फिर ना थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि मरजान ना सच में सो जाती है, और वो कुछ टाइम के बाद उसकी ना नींद खुल जाती है और वो देखती है कि आतिश ना बैठा बैठा ही वहाँ पर सोफ़े पर सो गया है। तो फिर ना वो ऐसे ध्यान से देखती है कि अभी भी आतिश लाइक उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर वो मरजान धीरे धीरे उठती है कि आतिश को पता ना चल जाए कि वो उठ रही है। तो वो धीरे धीरे उठती है और धीरे से अपनी चप्पल वगैरह पहनती है और अपने कपड़े ठीक करके ना फिर वहाँ पर आतिश की तरफ जाती है। तो आतिश की तरफ जाते जाते ना वो वहाँ पर जो चद्दर सी पड़ी होती है ना, वो ब्लैंकेट उठाती है और आतिश के ऊपर दे देती है। फिर ना लाइक वो आतिश को सोते हुए देखती रहती है और उसके बालों को हाथ लगाने लगती है और ना कुछ सोच ही रही होती है। तभी आतिश की नींद खुल जाती है और उसको पता लगता है कि कोई उसके पास है। तो वो जैसे ही ऐसे ऊपर की तरफ देखता है ना, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर मरजान खड़ी है। तो मरजान आतिश को उठा हुआ देखकर ना जल्दी से भागकर अपने बेड पर लेट जाती है। भाई ये सीन ना मेरे को थोड़ा सा फ़नी भी लगा और थोड़ा सा रोमांटिक भी। फिर ना वो जाकर वैसे लेट जाती है और ऐसे फिर से देखती है और देखती है कि आतिश फिर अभी देख ही रहा होता है उसकी तरफ। फिर ना हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में असली आ रही होती है रूम में, वो भी मरजान और आतिश के रूम में। तो जैसे ही मरजान रूम खोलती है ना, तो असली वहाँ पर खड़ी होती है। वो बोलती है कि तुम कान लगा के कुछ बातें सुन रही थी क्या हमारी, पर तुम्हारी ये कोई यूज़ नहीं रहा, तुम्हें बात सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेली ही थी कमरे में। तो असली कहती है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि ऐसे तो तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे ये चीज़ें तुमने पहले नहीं की। तो वो असली उसे बोलती है कि ओ हनी, मैं तुम्हें पता क्या है, मैं तुम्हें फिर से ये बताने आई हूँ कि तुम फिर से ना ये विक्टिम बन रही हो प्यार की, पर मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था और मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ। फिर ना मरजान कहती है कि मेरे ना रास्ते से हट जाओ। वो बोलती है कि ठीक है मैं हट जाऊँगी, बट मेरी बात सुनो, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना, एक दो शब्द एक दूसरे को कह लेते हैं। तो मरजान ना कुछ नहीं बोलती। तो वो बोलती है कि ओके ठीक है तुम मत बोलो, मैं ही बोल लेती हूँ। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। तो असली ना फिर उसको रोक लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना एक दिन पहले कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक और घटिया लड़की हो। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम कैसे आतिश की जाल में फंस गई, और तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं थी। वैसे भी तुम स्टूपिड तो हो ही, और फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें बताया था कि आतिश तुमसे खेल रहा है और तुमने ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी, और अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा ना कि आतिश सच में तुम्हारे साथ खेल रहा है। तो पहले ही मैंने तुम्हें वार्न कर दिया था, तुमने उस टाइम मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, लेट आई, पर तुम्हें अकल तो आ गई ना कि आतिश तुम्हें सच में यूज़ कर रहा है। इतना सुनते ही ना मरजाना उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि चुप हो जाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ, ठीक है ना, और आगे से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना असली। और ना उसको ऐसे दीवार पर लगा लेती है। भाई ये सीन मस्त था, बहुत अच्छा था। तो फिर ना वो उसको दो तीन बातें सुनाती है और खुद ना वहाँ से चली जाती है, और असली ना वहाँ पर पागलों की तरह से स्माइल करती रहती है खड़ी होकर। फिर वो बोलती है कि देखते हैं कौन साइड हटता है, ठीक है, और जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को फिनिश नहीं कर देती ना, तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। मरजान कर लो जो तुमसे जो होता है, और यहीं पर रहूँगी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।
हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा कि ना असली आ जाती है मरजान के पास और ना वो उसको बोलने लगती है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है और तुम बहुत ज़्यादा बड़ी स्टूपिड हो कि तुमने आतिश पर ट्रस्ट कर लिया कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर मैं तुम्हें बता दूँ हनी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ तुम्हें अपने प्लान के लिए यूज़ कर रहा था। और इतना सुनते ही ना मरजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो असली को पकड़ती है और दीवार के साथ लगा लेती है और बोलती है कि चुप हो जाओ असली, बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, अब और मत बोलना कुछ भी। और ना वो मरजान उसको धमकी देने लगती है और असली ना बिल्कुल भी नहीं डरती है, ऐसे ना स्माइल करती रहती है पागलों की तरह। तो फिर ना उसके बाद मरजान ना वहाँ से चली जाती है और असली फिर बोलती है कि चुप हो जाऊंगी, पर अभी नहीं, अभी मेरे को बहुत काम करना है। अभी तो मुझे तुम्हारी फैमिली को फिनिश करना है, फिर उसके बाद तुम्हें भी तो फिनिश करना है ना, ताकि आतिश हमेशा के लिए मेरा हो सके। मैं कैसे तुम्हें आतिश के लिए छोड़ सकती हूँ, कभी भी नहीं। अब मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे आतिश की हो जाती हो। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। जमाल ना आतिश के पास आता है कॉफ़ी लेकर और उसके सामने ना कॉफ़ी रख देता है और आतिश ना उसमें शुगर डाल के ऐसे स्पून से ना उस गिलास को ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाता रहता है और ना गुस्से में हिलाने लगता है ना जैसे उस गिलास को, तो वो टूट जाता है। और जिसे देख कर ना आतिश कमाल को कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आजकल ना मैं सब लोगों को तोड़ ही रहा हूँ। तो जमाल कहता है कि हम गिलास के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, पर मरजान के बारे में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें कुछ करना ही होगा और जाके जाओ, यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो, जाके उससे बात करो। तो आतिश उससे बोलता है ना कि मैंने ऑलरेडी मरजान से बात कर ली है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है इस बात को लेकर। एंड वो अपसेट हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस आदमी पर, जिस भी शख्स पर वो ट्रस्ट करने की कोशिश करती है वही उसे धोखा दे देता है। एंड मैंने जब उससे बात की ना तो वो किसी चीज़ भी हेल्प नहीं हुई, वो रोने ही लग गई उस बात पर। और मुझे पता है कि वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है और मैं नहीं चाहता था कि वो हर्ट हो। तो ना जमाल बैठा ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है ये बात सुनकर। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया, बट उसको अभी भी मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। वो उसको यही लग रहा है कि मैंने उसको अपने प्लान के लिए यूज़ किया है। और फिर कमाल बोलता है कि अगर उसने तुम पर यकीन नहीं किया, तो अगर उसने अपने फादर की लाइक फादर पर ही ट्रस्ट कर लिया तो तुम क्या करोगे। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो किस पर ट्रस्ट करेगी या फिर किस पर नहीं, पर मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि उसके सामने जो सच आया ना है वो सच को एक्सेप्ट करे। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगी। हाँ, मैं उसकी सिचुएशन पर जाकर देखूँ तो मुझे लगता है कि वो भी गलत नहीं है, वो भी उसका फादर है और उसके फादर ने भी उससे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और ऊपर से मैंने भी उससे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं जमाल। तो वो अब फंस चुकी है, अभी वो किस पर ट्रस्ट करे। और वो मेरे से इतनी ज़्यादा दूर हो रही है कि मैं उसके साथ रहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो हमेशा रोती रहती है और मैं जब भी उसके पास जाता हूँ ना तो वो और टूट जाती है और ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। तो जमाल कहता है कि आई गेस ना प्लान और जो प्यार है ना वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो वो बोलता है कि आतिश बोलता है कि उन दोनों को अभी होना ही होगा, मेरा प्लान भी और मुझे प्यार भी करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मरजान को कभी भी छोड़ूं और मैं मरजान को भी नहीं छोड़ सकता और मैं अपने प्लान को भी नहीं छोड़ सकता। मुझे दोनों ही साथ में लेकर आने होंगे और दोनों ही साथ में लेकर चलने होंगे। जमाल, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं सिर्फ अपने प्लान के लिए आया हूँ और मैं अपना प्लान कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। दीमत ना मरजान से मिलने आई होती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है जब मरजान उसको सब सच बताती है। फिर वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो कि आतिश, जिस आदमी को हम आतिश समझ रहे थे इतने टाइम से, वो ताहिर है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो हमारी फैमिली से भी बिलोंग करता होगा। वो बचपन में तुम्हारी फैमिली के साथ बिलोंग करता था, तो ये कैसे हो सकता है। और अंकल हैदर कैसे कर सकते हैं ये सब, मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। तो मरजान ऐसे चुप रहती है। तो मरजान बोलती है कि मुझे भी पता नहीं, और मेरे को ऐसे लगता है कि शायद क्या हुआ होगा। जब मैंने उनसे बात की तो वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी नहीं किया ऐसा कुछ। फिर वो बोलती है कि क्या पता ना किया हो। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जो सच पता लग रहा है ना अपनी फैमिली के बारे में, तो अब मेरे को पता नहीं लग रहा कि मुझे आतिश पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में फंस गई हूँ कि मैं किस पर ट्रस्ट करूँ और किस पर नहीं। तो दीमत ना जल्दी से मरजान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आई एम सो सॉरी मरजान, ये जो प्रॉब्लम में फंसी हो ना तुम मेरी वजह से ही फंसी हो। मैंने ही तुम्हें इनकरेज किया
था आतिश के लिए, और मैंने ही तुम्हें बोला था कि तुम उससे बात कर लो और तुम्हें उसको चांस देना चाहिए। इस चीज़ का ना मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। अगर मुझे ये सच पता होता ना, मैं कभी भी तुमको सपोर्ट नहीं करती आतिश के लिए। तो मरजान बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दिमत, अगर तुम्हें पता होता तो तुम, मुझे पता है ऐसा कभी नहीं करती। इवन तो मुझे ही नहीं पता था तो तुम्हें कैसे पता होगा, है ना? तो तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तभी ना वहाँ पर आ जाता है नज़ीर। तो नज़ीर देख कर ना बोलता है अपनी मन में कि आतिश तू कितना पागल है, तुमने मेरे लिए सबसे बड़ा रास्ता खोल दिया। अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे मरजान कैसे दूर करते हो। अब तुम मरजान को खुद ब खुद मेरे पास लेकर आए हो और मरजान अब सिर्फ मेरी है। और थैंक यू सो मच मरजान को मेरी बनाने के लिए। फिर ना वो मरजान के पास चला जाता है और बोलता है कि मरजान, तो मरजान उसे देखकर ना खड़ी हो जाती है। वो बोलता है कि तुम्हारे फादर ने ना मुझे सब सच बता दिया कि तुम्हारे पास साथ क्या हुआ। और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ ये सुनकर। और मैं तुम्हें शुरू से ही बताता आ रहा था ना कि ये आदमी पर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, तो तुम इस पर ट्रस्ट मत करो। पर तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। फिर ना वो अपना जीजी बाहर निकाल कर टेबल पर रख देता है और बोलता है कि बस मुझे तुम एक बार कहो कि उन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़वाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी उन सबको फिनिश कर सकता हूँ, जस्ट एक बार बोल दो। तो मरजाना से शौक हो जाती है। वो बोलती है कि नज़ीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, और ऐसा तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ऐसे कर सकते हो? ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते। तो नज़ीर बोलता है कि व्हाट हैपन, और मुझे ये मतलब बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा अगर मैं उनको यहाँ से भगा दूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि प्लीज़ ये सब बकवास ना बंद करो, ठीक है ना? और ये सब मेरे सामने से उठा लो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया या फिर आतिश को तुमने कुछ भी हार्म करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ठीक है? मुझे फेस करोगे फिर तुम। वो बोलता है कि मरजान, तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज़ मैं और तुम। इतना कहते ही ना वो मरजान को ऐसे पकड़ने लगता है उसका हाथ। तो मरजान ना उसका हाथ पकड़ कर नीचे कर देती है और बोलती है कि प्लीज़ मत मुझे छुओ मत। और दिमत ये सब देख रही होती है, उसको तो पता होता है कि उसका भाई पागल है। फिर बोलती है कि मैं यहीं पर ये सब्जेक्ट छोड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये सब्जेक्ट यहीं पर छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद ना मरजान उसको बोलती है कि आगे से ये बदतमीज़ी मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना वो वहाँ से जाने लगती है। तो नज़ीर उसको फिर बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है, क्योंकि उसने कितना कुछ तुम्हारे साथ किया है, तो तुम फिर भी उसका साथ दे रही हो। पर हमेशा ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अगर तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो फिर मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ अवेलेबल हूँगा। तो ना मरजान फिर उसको ना बोलती है कि अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं रेस्ट कर लूँ। तो दिमत समझ आती है कि मरजान ऐसे थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। तो वो मरजान के पास जाती है और मरजान को बोलती है कि प्लीज़ मरजान ऐसे अपसेट मत हो और जाकर ना तुम रेस्ट कर लेना, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो नज़ीर फिर से बोलता है कि मरजान, जैसे कि मैंने पहले ही कहा तुम्हें, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी जस्ट मुझे कॉल कर लेना और मैं तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है ना? और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलना। तो ना वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले, और दिमत ना अपनी बाइक की तरफ ऐसे सीरियसली होकर देखने लग जाती है कि ये पागल हो गया है क्या? फिर उसके बाद ना आतिश ना घर के अंदर आता है और वो देखता है कि मरजान भी वहीं पर है। तो वो मरजान को रोकने की कोशिश करता है, तो मरजान ना दूसरे साइड से निकलने लगती है। तो वो आतिश आकर मरजान के सामने खड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ साइड हट जाओ, मुझे निकलना है यहाँ से। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हटूँगा, तुम्हें यहीं पर खड़ा होना, मैं तो यहीं पर खड़ा हूँगा। तो मरजान फिर से दूसरी साइड से निकलने लगती है, तो वो फिर नहीं होता। वो बोलता है कि मैं तब तक साइड नहीं होऊंगा जब तक तुमसे मुझसे बात नहीं करती। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं हो रहा और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का मन हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे से मत बात करो और मैं तुमसे सीरियसली कोई बात नहीं करना चाहती। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे पनिश मत करो, चुप रह कर प्लीज़ मेरे साथ लड़ाई करो, कुछ भी करो, बट प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे ऐसे नहीं बिलीव हो रहा कि तुम ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रही हो। वो बोलते हैं बिलीव करो और या ना करो, अब ये सब चीज़ों के लिए ना तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, अब इस झूठ के लिए भी तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज़ मैं सोच रही थी एक चाइनीज़ ड्रामा था द फर्स्ट फ्रॉस्ट वाला, तो अगर आप चाहते हो तो वो अभी तक किसी ने ना ड्रामा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है यूट्यूब पर। अगर आप चाहते हो, चाइनीज़ ड्रामा बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, अगर आप चाहते हो तो मैं वो ड्रामा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप वो ड्रामा देखना चाहते हो या नहीं चाहते। पहले एक बार यूट्यूब पर ना सर्च कर लेना द फर्स्ट फ्रॉस्ट चाइनीज़ ड्रामा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना क्यूट ड्रामा है। लाइक पहले वो लवर्स होते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं और 10 साल बाद मिलते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा है।
हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना मिर्ज़ान को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती और वो ना फिर उससे जाने की कोशिश करती है, पर ना आतिश बीइंग आतिश उसको ना पकड़ लेता है और अपनी ना पीठ पर उठा लेता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। फिर वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, कोई हमें देख लेगा, मुझे नीचे उतारो। वो बोलता है कि कुछ मर्जी कर लो, जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, मैं तुम्हें नहीं उतारूंगा। तो मरजाना फिर उसे बोलती है कि आतिश हमें ना कोई देख लेगा, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, अगर किसी ने देख लिया तो आतिश कहता है कि अभी मैं नहीं उतारूंगा नीचे, ठीक है ना। तो वो उसको गाड़ी के पास लेके जाता है और गाड़ी में ना अंदर बिठा देता है। फिर ना वो बोलता है कि अब स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी तुम यहीं पर बैठी रहो। वो बोलती है कि मैं कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो आतिश बोलता है कि तुम मेरे साथ आ रही हो। वो बोलती है कि क्या हो तुम, हाँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं भी लेके जा सकता हूँ और यहीं पर मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी रह सकता हूँ। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं पर जाना है या फिर ऐसे ही इसी सिचुएशन में यहाँ पर बैठे रहना है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे घंटों बैठे रहूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो अब चॉइस कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तो ना मरजान चुपचाप बैठ जाती है, तो आतिश ना फिर जाने लगता है। तो मरजान बीइंग मरजान मरजान ना कार की खिड़की खोलती है और वहाँ से ना भागने की कोशिश करती है। तो आतिश देख लेता है, तो आतिश जाकर ना मरजान को फिर से पकड़ लेता है। यार क्या है ये, टॉम एंड जेरी जैसे लड़ रहे हैं। तो आतिश ना उसको जैसे पकड़ता है ना, तो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, तुम यहीं पर रहोगी। तो आतिश की तरफ ना मरजान ऐसे देखने लगती है। तो मरजान और आतिश एक दूसरे को ऐसे ना फुली ऐसे देखने लगते हैं। तो वो बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ। तो वो बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारी आंखों में खुद को देख सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि आई डोंट लव यू, आई लव यू, बट मैंने ये कहा था कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे प्यार किया, ये बात की थी मैंने। तो वो बोलती है कि अब प्लीज़ मुझे जाने दो। तो आतिश कहता है कि प्लीज़ हमारे प्यार को ऐसे ही मत जाने दो और तुम्हें अब कहीं भी मैं नहीं जाने दूंगा। अब चुपचाप कार में बैठ जाओ, वरना तुम मुझे जानती हो, मैं धक्के से भी लेके जाऊंगा। फिर ना वो चुपचाप बैठ जाती है और आतिश दूसरी साइड से आकर उसके साथ बैठ जाता है। तो जैसे वो वहाँ पर आकर बैठता है ना, तो मरजान उससे पूछती है कि एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो आतिश बोलता है कि तुम जब वहाँ पर पहुँचोगी ना, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर वो बोलती है कि हाँ खुद भी खुद पता चल जाएगा, ऐसे उसकी ना नकल से करने लग जाती है। बोलती है कितना अनोइंग है। फिर ना हमें दिखाया जाता है दीमत और जो नज़ीर है। तो दीमत ना नज़ीर के साथ फ़ाइट कर रही होती है, क्योंकि वो मरजान के आसपास ऐसे भटक रहा होता है। तो वो बोलती है कि आपको पता है ना कि आपको ऐसे क्या ज़रूरत है उसके सामने ये सब करने की, और आपको पता है कि मरजान की क्या स्टेट चल रही है। तो नज़ीर बोलता है कि मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ, हाँ वो अपसेट है और मैं जिस लड़की से इतना प्यार करता हूँ मैं उसको कभी भी इतना अपसेट नहीं देख सकता। भाई ये नज़ीर भी अच्छा बंदा है। फिर बोलता है कि मैं यही मतलब होता है ना, अगर जिससे हम प्यार करते हैं हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, तो अभी मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो वो बोलती है कि आपका माइंड सेट ही और हो गया है भाई, आप पता नहीं क्या हो गया आपको। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर ना आतिश मिर्जान को बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह ना बहुत पसंद है, मैंने तुम्हें कई बार यहाँ पर दीमत के साथ आते हुए देखा है। तो वो बोलती है कि ओह तो तुम्हें सब पता है ना, किसको पता था कि तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे थे और कब से तुम मुझे देख रहे थे। वो बोलता है कि मैं कोशिश करता था कि मैं तुम्हें ना देखूं, पर तुम यहाँ पर आती थी तो मैं धक्के से यहाँ पर चला आता था जब भी तुम यहाँ पर आती थी। तुम्हें पता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं तुम्हें ना देखूं, क्योंकि तुम मुझे हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहती थी मेरे गोल से। फिर वो बोलती है कि ओह तो तुम अब हैप्पी हो, अब तो मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती होंगी ना, और तुम्हारे अब प्लान के बीच में भी नहीं आ रही मैं तो। फिर ना आतिश उसकी तरफ देखते रहता है। तो आतिश बोलता है कि लेट मी एक्सप्लेन सब कुछ। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपना ना नाम लिखती होती थी ऐसे सैंड में, तो मैं दूर खड़ा ना वहाँ पर देखता रहता था, पर तुम ना हमेशा खुद का ही नाम लिखती थी और मैं हमेशा डर जाता था कि कहीं तुम मरजान के आगे किसी और का नाम ना लिख दो, पर तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया और तुम हमेशा अपना नाम लिखती थी मरजान। तो तुम्हें पता है एक दिन तुम जब चली गई थी तो मैं वहाँ पर आया और तुम्हारे नाम के आगे मैंने अपना नाम आतिश लिख दिया। फिर ना उसको मैंने कुछ टाइम के लिए देखा, फिर उसको बाद मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने उस चीज़ को इरेज़ कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि तुम मेरे लिए एक मुसीबत बन सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे प्लान के बीच में आओ, इसलिए मैं तुमसे दूर रहने लग गया। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर ये कभी भी हैपन नहीं हुआ और मैं अब थक गया था ये स्ट्रगल करके कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, पर मैं कभी भी तुमसे दूर रह ही नहीं पाया। और इस चीज़ की रीज़न पता है क्या थी? तुम थी रीज़न, क्योंकि तुमसे मुझे प्यार होने लग गया था। फिर वो बोलती है कि ओह तो कर लिया इम्प्रेस मुझे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा, मैं ये तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ और ये मैं सच
बता रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें सच पता हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें सच पता है क्या है, कि तुमने मरजान के आगे आतिश लिखना चूज़ किया, ताहिर नहीं। अगर तुम ताहिर लिखते तो शायद आज हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली डिफरेंट होती और हम बहुत अच्छे होते। तो वो बोलती है कि फिर भी तुमने आतिश चूज़ किया। तो आतिश कहता है ना कि फिर भी तुम तो आतिश के साथ ही प्यार में पड़ी थी ना, तो ताहिर से तुम थोड़ी ना प्यार करती थी। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं आतिश से प्यार करती थी, आई फेल वेरी मच इन लव विद आतिश, बट द थिंग इज़ कि तुम यहाँ पर अपना प्लान लेकर आए हो, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया जिसके बारे में मैं कुछ भी जानती नहीं थी। और तुम्हें पता है ये जो तुमने निशानी दी है, अब ये ना मुझे बोझ लगने लगी है अपने गले में। और जैसे तुमने अपना नाम उस मिट्टी से अब इरेज़ कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा नाम अपने दिल से इरेज़ कर सकूँ और कुछ भी तुम्हारा मेरे दिल में ना रहे। और फिर ना वो लॉकेट जो उसके आतिश ने लॉकेट दिया होता है ना मरजान को, वो ना तोड़ देती है और वो बोलती है कि अब मुझे लगता है ना, अब हमें सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए। और वो लॉकेट उठाती है और आतिश के ना हाथ पर रख देती है। फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है ना, अब सिर्फ मैं तुम्हारी यादों के साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। तो आतिश ना उसकी तरफ देखता रहता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे लिए इतना इजी था क्या इसको तोड़ना और दूर फेंक देना। वो बोलती है कि मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, तुम मेरे सामने खड़े हो और तुम्हें पता है कि मैं किस पेन से अब गुजर रही हूँ, और तुम्हें भी पता है कि ये मेरे लिए कितना हार्ड था। बट स्टिल मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, बट मैं स्टिल ये करके ही दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने दूँगी। फिर वो बोलता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। तो मिर्ज़ान कहती है कि इस बार मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। फिर वो बोलता है कि हमारी किस्मत ने हम दोनों की जोड़ी लिख दी है और ये कभी भी अपार्ट नहीं हो सकती और कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती। मिर्ज़ान, ये बात हमेशा के लिए तुम मान लो। तो मिर्ज़ान ना चुप हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन आता है कि ना आतिश एक स्टिक उठाता है और ना स्टिक से कुछ सैंड पर ना लिखने लग जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टर्किश समझ नहीं आई, मेरे को सिर्फ उसमें मिर्ज़ान समझ आया। आई थिंक इसने लिखा होगा आई लव यू मिर्ज़ान और स्टफ़ लाइक दैट, मुझे नहीं पता। तो मिर्ज़ान ना उसको देख रही होती है, तो यहाँ पर गूगल कर लेना अगर आपको इतना ही है तो फिर ना मिर्ज़ान उस चीज़ को ना देखती रहती है। तो आतिश ना वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने ये चीज़ें ना कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की और मैं ना अपना दिल सिर्फ तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, और अब मेरा दिल ना मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है मिर्ज़ान। इसलिए मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने तुमसे किया, बट प्लीज़ अब बहुत हो चुका, प्लीज़ अब मत करो कुछ भी। मुझे तुमसे, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे फेस से, तुम सबसे, हर चीज़ से, तुम्हारी हर चीज़ से मुझे प्यार है। तो मिर्ज़ान ना उसके पास जाती है और वो स्टिक उठाती है और ना फिर वो भी कुछ लिखने लग जाती है और आतिश ना देख रहा होता है कि ये क्या लिख रही है। अब मेरे को फिर भी समझ नहीं आता कि क्या लिखा है इसने, मुझे आतिश ही समझ आया जब इसने आतिश लिखा। तो ना वो देखता रहता है। फिर ना वो बोलती है कि अब तुम जा सकते हो। तो इतना कहकर ना वो वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश ना जल्दी से खड़ा होता है और ना मिर्ज़ान को जाकर पकड़ लेता है और उस मिर्ज़ान को पकड़ के बोलता है कि ना मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, बट स्टिल तुम मुझे माफ़ कर सकते हो मिर्ज़ान, एक बार कोशिश तो करके देखो। वो बोलती है कि तुम्हारे इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, हाँ, और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, तुम्हें कैसे लगता है। वो बोलता है कि मुझे ना हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। तो वो बोलते हैं कि कौन सा प्यार, जो प्यार सिर्फ झूठों पर स्टार्ट हुआ, तुम्हें उस पर भरोसा है, और तुम कभी आतिश बन जाते हो और तुम सबको जलाने की कोशिश कर रहे हो, और तुमने मुझे ये तक बता दिया कि ताहिर मर चुका है, और स्टिल, और तुमने मेरे पास न्यूज़पेपर भी नकली लेकर आए, मैंने सब चीज़ों पर यकीन कर लिया। तुम्हें पता है जब तुमने वो न्यूज़ मुझे बताई तो मैं कितनी अपसेट हो गई थी, तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कितना बुरा लग रहा था, स्टिल मैं तुम्हारे लिए हैप्पी थी, और अब मैं तुम्हें देखकर हैप्पी हूँ या ना हूँ मुझे नहीं पता, कि तुम जिंदा हो, मैं क्या करूँ, हाँ। फिर ना आतिश बोलता है कि मुझे लगता है तुम इसलिए अनॉयड हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं ताहिर हूँ, तो इसलिए तुम अनॉय फील कर रही हो। तो ना वो कुछ नहीं बोलती। फिर ना जाकर मिर्ज़ान खड़ी होती है और जाकर ना मिट्टी उठा लेती है। तो ना मिट्टी उठा के ना आतिश के फेंकने लगती है। यार ये बहुत पीटती है ना आतिश को। तो फिर ना वो मिर्ज़ान उसके मारने लगती है मिट्टी से। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम्हारे प्लान का ही साथ दे रही हूँ, तुम्हें ज़्यादा ही प्लान तुम्हारे मैटर करते हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारे प्लान का साथ दे रही हूँ। और वो ना मिट्टी से उसको मारती रहती है। तो आतिश उसको बोलता है कि मत करो मिर्ज़ान, मत करो, स्टॉप इट, बट वो नहीं हटती। फिर जाके ना आतिश उसको मिर्ज़ान को पीछे से पकड़ लेता है और पीछे से हग कर लेता है। मैंने बोला था ना गाइस, इसका फेवरेट है पीछे से हग करना। फिर बोलता है कि
कि हट जाओ वरना मुझे हटाना पड़ेगा तुम्हें। फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा मरजान, अब सिर्फ तुम मेरी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से दूर जाओ, और मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से कभी भी दूर हो जाओ, और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चाहे कुछ भी हो। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे पता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, और जब हमारे 187 डेज़ कंप्लीट होंगे और मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा प्लान मैटर करता है, ये सच नहीं कि मैं तुम मुझसे प्यार करते हो। वो बोलता है कि मेरा प्लान और मेरा प्यार दोनों बहुत बड़े हैं, जितना मैं अपने प्लान से प्यार करता हूँ उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ मरजान। और मरजान इतना सुन के ना ऐसे शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छा, तो मतलब तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्लान जैसा ही रियल है, तो ठीक है, तुम इन दोनों में से एक चूज़ कर लो। क्या तुम गिव अप करोगे अपने प्लान पर अपने प्यार के लिए? और इतना सुनते ही ना आतिश वहाँ पर शॉक हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। आगे आने वाले एपिसोड्स गाइस इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे ना, मतलब ये एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया था ना, आई जस्ट लव इट। तो ना मरजान आतिश से पूछती है कि अगर तुम्हें चूज़ करना हो तो तुम मुझ में और अपने प्लान में से किसको चूज़ करोगे। तो आतिश ना उसकी तरफ देखते रहते हैं। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ बताओ आतिश, किस चीज़ को तुम चूज़ करोगे, मुझे या फिर किस और चीज़ को। तो वो उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि एक बार बता दो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आतिश ना मरजान से कहता है कि ये क्वेश्चन ना मैंने अपने आप से और खुद के दिल से पता नहीं कितने बार पूछा है तुम्हारे पूछने से पहले, बट मेरे पास कभी भी आंसर नहीं आया, ठीक है ना। और जब भी मैं अपने दिल से ये पूछता हूँ ना, तो मुझे मेरे दिल के अंदर ना इतना कुछ चलने लग जाता है कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी मैं चूज़ करूँगा उससे मेरे दिल के अंदर जो अंधेरा है ना वो कभी भी नहीं जाएगा। और मरजान बोलती है कि ये अंधेरा तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। वो बोलता है कि मैं ये अंधेरा कभी ख़त्म नहीं कर सकता, मुझे लगता है ये अंधेरा मेरे दिल में नहीं, ये अंधेरा अब मैं खुद ही बन चुका हूँ। तो मरजान कहते हैं कि मुझे लगता है ना तुम्हें खुद को चेंज करना चाहिए, एटलीस्ट तुमको खुद को एक लास्ट चांस देना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि देखो आतिश, मैं ना तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, मैं सिर्फ हमारे प्यार पर ट्रस्ट करूँगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑल्सो, राइट। तो तुम्हें ये सब ना छोड़ना होगा। अगर तुम ये सब छोड़ोगे ना तो तभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से वही ट्रस्ट और वही जगह बन पाएगी। और अगर तुम हमें चूज़ करते हो, हमारे प्यार को चूज़ करते हो, तो वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं अपने दिल से नहीं बना सकता मरजान, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और मैं कैसे अपना जो प्लान इतने टाइम से मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे छोड़ दूँ। हाँ, और मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरी सिस्टर अभी कभी वापस नहीं आएगी। वो वापस आ जाएगी अगर मैं अपना प्लान भूल जाऊँ तो? वो नहीं आएगी। उसकी जो आवाज़ है ना वो अभी भी मेरे अंदर है, वो आवाज़ अभी भी मुझे तंग करती है। मुझे ऐसे लगता है कि उसकी जगह भी मुझे होना चाहिए था। तो मरजान कहती है कि आई विश कि मैं उसको वापस ला पाती, बट स्टिल आतिश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी? अगर तुम भी अपनी लाइफ को अच्छी कर लोगे तो शायद तुम्हारी बहन इलुल को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि तुमने अपनी लाइफ वापस से जीनी सीख ली है और तुम इस प्लान वगैरह के चक्कर से बाहर निकल गए हो। और तुम कुछ भी करो, चाहे प्लान अपना कामयाब करो या कुछ भी करो, जो तुम्हारे पास्ट में हो चुका है वो तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकोगे। इससे मैं भी हर्ट हो रही हूँ, तुम भी हर्ट हो रहे हो, और हमारा जो चाइल्डहुड, हमने जो बचपन साथ में बिताया था वो भी मर जाएगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो आतिश, इस बात को प्लीज़ समझो। और मुझे ये लगता है कि अब ना तुम्हें इस प्लान वगैरह को ना छोड़ देना चाहिए आतिश। मुझे लगता है कि इल्लुल भी यही चाहती है कि तुम ये प्लान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जियो। तो ना आतिश ऐसे अपसेट सा हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर बोलती कि तुम अपनी लाइफ इस प्लान के पीछे भाग कर ना सब कुछ ख़राब कर रहे हो, अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, सब कुछ तुम ख़राब कर रहे हो आतिश। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, और तुम्हें ना ये सोचना चाहिए। और प्लीज़ इस प्लान वगैरह को ना प्लीज़ अब छोड़ दो, इस प्लान में कुछ नहीं रखा। फिर ना आतिश कुछ नहीं बोलता। तो मरजान उसको बोलती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, और मरजान ना फिर वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश उसको रोकता भी नहीं है। और ना मरजान की बातें सुन सुन के ना आतिश की आंखों में से ना ऐसे आंसू से निकलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कमाल पर। कमाल ना स्टडी रूम में बैठा होता है और वहीं पर आ जाता है आतिश। तो कमाल ना आतिश को देखकर अपना लैपटॉप वगैरह रख देता है, क्योंकि वो ना असली पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि असली ने अब और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं।
तो आतिश ना फिर उसके पास आकर बैठ जाता है, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो कमाल भी एक बार कुछ नहीं बोलता। फिर ना आतिश उसको देखकर बोलता है कि मिर्ज़ान ने मुझसे क्या कहा। वो कहती कि या तो मुझे चूज़ कर लो या फिर अपने प्लान को चूज़ कर लो। इतना सुनते ही ना कमाल भी चुप हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं बोलता। फिर आतिश उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अभी तक तो मेरा सिर्फ ज़िंदगी का प्लान ही ये था कि वो प्लान पूरा हो जाए जिस प्लान के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड अब वो मुझे बोल रही है कि मुझे अपना प्लान छोड़ना होगा सिर्फ प्यार के लिए। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्या एक आदमी जिस चीज़ के लिए वो जी रहा था वो छोड़ सकता है? तुम्हें पता है ना कमाल, मैं इसी चीज़ के लिए तो जी रहा था। तो कमाल उसे कहता है ना कि मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ आतिश तुम्हारी प्रॉब्लम, बट कई बार ना आदमी को अपना प्यार छोड़ना पड़ता है कुछ मिस्टेक्स के लिए, और कुछ मिस्टेक्स बुलानी पड़ती हैं अपने प्यार के लिए। तो ये अब तुम पर ही डिपेंड करता है कि क्या होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, बट स्टिल तुम्हें वो चूज़ करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। शायद क्या पता तुम्हारा प्यार ही तुम्हें अच्छी लाइफ की तरफ ले जाए। क्या पता तुम्हारी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो प्यार ही पूरा कर दे। यार गुड, अच्छा इंसान है जमाल। फिर जमाल कहता है कि तुम सबसे इनोसेंट हो इस स्टोरी में, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, और तुम ही हो जो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। और माँ ने तुम्हें और आग लगा दी, और ये तुम्हारा बदला लेने का जो मन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो बोलता है कि नहीं, मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मरजान है इसमें जो सबसे ज़्यादा इनोसेंट है, और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। मुझे लगता है कि उसको मैंने अपने साथ इस नर्क में घसीट लिया। फिर ना जमाल उसकी तरफ देखने लगता है, ऐसे आतिश की तरफ। तो आतिश फिर उसे बोलता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं मरजान को भी नहीं छोड़ सकता और मैं अपना प्लान भी नहीं फेल कर सकता, तो फिर कमाल कहता है कि अब मुझे पता है कि तुम गलत स्टेप ले सकते हो, पर प्लीज़ सोच समझ कर हर पाथ लेना। जो भी रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वो सोच समझ कर ही चूज़ करना। और जब इस तरीके के क्वेश्चंस किसी आदमी के सामने आ जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और ये बात मैं समझ सकता हूँ, बट स्टिल तुम्हें सोच समझ कर ही सब कुछ चलना होगा। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर मैं जिस अब रास्ते पर हूँ ना वो बहुत पेनफुल है। अगर मैं रिवेंज छोड़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली को कभी भी राहत नहीं मिल पाएगी, और अगर मैं मरजान को छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दिल को कभी राहत नहीं मिल पाएगी। मैं मरजान को भी नहीं छोड़ सकता और मैं अपना प्लान भी नहीं छोड़ सकता। तो कमाल, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग इस चीज़ को सोच सोच कर ना फट रहा है। और तभी ना वहाँ पर आ जाती है असली। तो जैसे असली वहाँ पर आती है ना, तो असली उसे कहती है कि तुम्हें पता है क्या, मैंने कुछ तुम्हारे लिए ढूंढा है। तो वो बोलता है कि क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो आतिश ना उसे बोलता है कि गेट आउट, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ठीक है ना। वो बोलती है कि मैं एक बात कहूँगी फिर उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। तो आतिश कहता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी, प्लीज़ चले जाओ। फिर वो बोलती है कि मुझे ना क्लॉज मिला है कोई कॉन्ट्रैक्ट में। तो इतना सुनते ही ना जो जमाल है ना वो ऐसे शॉक हो जाता है कि असली इतना झूठ क्यों बोल रही है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम ना अब पार्टनरशिप में ना नज़ीर को हमारी कंपनी में से बाहर निकाल सकते हैं। इतना सुनते ही ना आतिश उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है। तो वो बोलता है कि अब तक तुमने ये क्यों नहीं देखा, हाँ, और अब तक वो आदमी हमारी कंपनी में इतनी देर तक क्यों था, ये बताओ पहले। उस आदमी को अभी तक मैंने अपनी कंपनी में क्यों रखा अगर वो क्लॉज तुम्हें अब मिल गया है। तो वो बोलती कि मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैंने मिस कर दिया इस चीज़ को, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला था क्योंकि मैं थोड़े इवेंट्स वगैरह में बिजी थी ना, इसीलिए। तो ना जमाल बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है कि ये ऐसे कैसे झूठ बोल सकती है, वो भी आंखों में देख के। तो ना आतिश जमाल की तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता था क्या इस बात के लिए। तो ना जल्दी जल्दी से ना असली बोल देती है कि जब मैंने नोटिस किया ना, सबसे पहले मैंने इसको ही बताया था ताकि ये तुम्हें बता सके तो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आतिश फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है कि जमाल बताओ तुम्हें पता था क्या। तो जमाल ना तभी कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे सब कुछ सॉल्यूशन मिल गया है, मैं कर लूँगा, वो जमाल और मेरी मैनेजर संभाल लेगी, तुम्हें संभालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ना फिर जो आतिश है ना वो जमाल की तरफ देखने लगता है। तो जमाल को वो बोलता है, क्या कोई और प्रॉब्लम्स है, क्या तुमने चेक की, और क्या तुमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे चेक कर लिए। तो ना जमाल कुछ नहीं बोलता है, लाइक सिर सा हिला देता है कि हाँ मैंने चेक कर लिए। तो फिर ना जो आतिश है वो असली की तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि स्पेशली वो ज़रूर चेक करना जिस पर असली के सिग्नेचर्स हैं, वो अच्छे से चेक करना। तो जमाल बोलता है ना कि मैंने ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया है और मैं ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फिर से चेक कर रहा हूँ। और इतना सुनते ही ना जो आतिश है वो वहाँ से चला जाता है।
असली और कमाल को ना वहीं पर छोड़ के। तो फिर ना कमाल कहता है कि असली तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो किसी की सीधी आंखों में देखकर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम वही असली हो। तो वो बोलती है कि वैसे भी ये मेरे लिए अच्छा ही है ना कि मैंने उसको सच बता दिया, वो भी खुद के मुंह से। अब आगे से वो मेरे पे ट्रस्ट तो कर लेगा एटलीस्ट, जब उसको पता चलेगा तो वो खुद बता देगा कि हाँ असली ने तो मुझे ये बात बता दी थी, अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जमाल कहता है ना कि तुम खुद के वर्ड्स को सुनो, तुम बोल क्या रही हो, तुम्हें पता है कि तुम ये जो ट्रस्ट गेन करना चाहती हो ना आतिश का, ये थोड़े टाइम के लिए ही है। अगर उसको सच पता चल गया ना तो वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और ये लाइफ टाइम रिपेयर नहीं रह सकता असली। जब तुम्हारा सच उसके सामने आएगा तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। इतना सुनते ही ना असली को ऐसे गुस्सा सा आने लग जाता है कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो जमाल तो वहाँ से चला जाता है, पर असली ना पीछे खड़ी ऐसे प्लानिंग से करने लग जाती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मरजान को आतिश से दूर करके ही रहेगी, कुछ ना कुछ उसे करना ही होगा। और यहीं पर 73 पार्ट का नंबर 1 पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि असली आती है आतिश के पास, तो आतिश को बोलते हैं ना मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आतिश उसको बोलता है कि मुझे कोई न्यूज़ नहीं सुनी, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो असली फिर उसको बोलती है कि मैं ये बस एक बात कहूँगी फिर मैं चली जाऊँगी। फिर ना वो उसको झूठ बोल देती है कि वो ना एक्चुअली मैंने ना एक बहुत बड़ा क्लॉज मिस कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट में, और अब ना हम नज़ीर को बाहर निकाल सकते हैं। तो आतिश ना कमाल की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हें भी इस बात का पता था क्या। तो फिर असली कहती है कि हाँ हाँ, मैंने इसको सबसे पहले मैंने इसी को बताया था। फिर उसके बाद ना आतिश तो वहाँ से चला जाता है। तो जो कमाल है ना वो असली से पूछता है कि असली तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम इतना अच्छा झूठ वो भी किसी की आंखों में देखकर कैसे बोल सकती हो। वो बोलती है कि वैसे भी आतिश मुझे थोड़े टाइम बाद तो माफ़ कर ही देगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसका कभी भी ट्रस्ट तोड़ूं, बिकॉज तुम तो बताने ही वाले थे ना उसको। तो वो बोलता है कि ये कब तक तुम बचोगी, हाँ एक ना एक दिन तो आतिश का ट्रस्ट तुम पर टूट ही जाएगा, और कब तक तुम बचोगी ऐसे गेम खेल कर। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें ना अपना सच उसको सच में बता देना चाहिए। ज़िंदगी भर तुम इस झूठे दिखावे से नहीं चल सकती असली। और ये तो मत भी भूलना कि तुमने जो हमें धोखा दिया कि हम वो कभी भूल जाएंगे। और इतना कहकर ना कमाल वहाँ से चला जाता है और असली ना वहाँ पर अकेली खड़ी रह जाती है, और वो सोचने लगती है कि कमाल, अब मैं आतिश को मरजान का तो कभी नहीं होने दूंगी। फिर ना सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ना कि जो मरजान है ना वो दीमत से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मैंने आतिश से बात की थी और मैंने उसे बोला कि तुम हम दोनों में से किसी को भी चूज़ कर लो, लाइक मुझे चूज़ कर लो या फिर अपने जो प्लान को या फिर अपने बदले को चूज़ कर लो। पर उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया आतिश ने। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं आतिश के पास जाती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को धोखा कैसे दे सकती हूँ, और मैं उनकी फीलिंग्स कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, और अगर मैं अपनी फैमिली को चूज़ करती हूँ तो मैं अपना प्यार कैसे छोड़ूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दीमत, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो दीमत उसे कहती है ना पहले तो ना अपने आप पर इतना ज़्यादा हार्ड होना बंद करो, ठीक है ना, तुम कुछ भी मत करो, तुम बस अकेली बैठो और सोचो और अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, अपने दिल से सुनो। वो बोलती है कि एक साइड तो मेरी फैमिली है और एक साइड आतिश है, तो तुम खुद सोचो कि मैं आतिश को कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे आतिश को नहीं छोड़ना। मैंने बहुत मुश्किल से किसी पर यकीन किया था, मैंने बहुत मुश्किल से किसी को प्यार किया था, अब मैं अपने प्यार को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब ना तुम बहुत फील कर रही हो, पर तुम टेंशन मत लो, ये भी सब चीज़ें ना निकल जाएंगी और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मरजान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर रोज़ नई सवेर होती है ना तो तुम्हारा भी अच्छा दिन ज़रूर आएगा। तो तुम इस चीज़ पर ट्रस्ट रखना। यार ये अच्छी फ्रेंड है इसकी, और अभी मैं सच में चाहती हूँ कि कमाल और ये दिमत की पक्का शादी हो जाए। फिर ना उसके बाद वो बोलते कि मुझे ऐसे लगता है कि दिम्मत मैं हमेशा अंधेरे में ही रह जाऊँगी, मेरे लिए कभी भी सवेर होगी ही नहीं। फिर वो दिम्मत के सामने ऐसे ना रोने से लग जाती है। तो फिर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं दिम्मत, अब मुझे जाना होगा, मैं थोड़ा सोचना चाहती हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो फ़ोन कट कर देती हैं दोनों। फिर ना मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट होती है बिकॉज़ उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और उसका दिमाग बिल्कुल भी अंदर बैठ कर ना चल नहीं रहा होता। तो वो सोचती है कि वो ना कुछ टाइम बाहर चली जाए। तो वो ना अपना कोट उठाती है और ना बाहर चली जाती है। तो फिर वो आती है वहीं पर अपने फेवरेट स्पॉट पर, वो जो इनका पूल बना हुआ है ना उसके पास आ जाती है, और वहाँ से ना कुछ पत्थर उठाती है और पत्थर ना पानी में फेंकने लग जाती है। और जैसे वो फेंकती है ना तो वो पत्थर ऐसे ना मतलब स्लिंग सा नहीं करता। तो वो सोचती है कि अभी ये मैं कभी नहीं सीख पाऊँगी। तो तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो आतिश उसको बोलता है कि
तुम अभी तक नहीं सीखी ना, तुम्हें अभी तक नहीं आया ना कि कैसे फेंकना है और कैसे ये पत्थर ज़्यादा मूव करेगा, तुम्हें नहीं पता। पर ना मिर्ज़ान कुछ नहीं बोलती, लाइक उसको ना एकदम कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और ना वो पत्थर फिर से फेंकने लगती है। वो पत्थर फिर से लाइक वो नहीं जाता। तो फिर ना उसके बाद आतिश पत्थर उठाता है और उसके हाथ में दे देता है और बोलता है कि ऐसे पकड़ो इसे। मतलब उसको ना छूने का बहाना चाहिए आतिश को। तो वो उसका हाथ पकड़ कर उसको बोलता है कि इसको ऐसे पकड़ लो, और ना वो उसके बिल्कुल 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 करीब करीब आ जाता है और आतिश और मिर्ज़ान ना एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब इनको पत्थर फेंकने में भी रोमांस करना है भाई, कोई हाल नहीं है। आतिश बहुत फ्लर्ट करता है भाई। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि अब फेंको। तो जो वे जैसे ही फेंकते हैं ना, तो वो पत्थर ज़्यादा मूव होता है भाई। मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट स्टिल वो ना पत्थर ज़्यादा लाइक पानी में ज़्यादा दूर तक जाता है। फिर ना वो बोलती है कि तो मुझे पता है कि ये मुझे किसी ने सिखाया था, जब मैं छोटी थी ना मुझे ताहिर ने ये सिखाया था। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखकर ऐसे स्माइल सी करने लगता है। तो फिर आतिश उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तब ना मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखाया था, इसलिए तो तुम अभी तक सीख नहीं पाई। तो मरजान ना उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि नहीं जी, मैंने अच्छी सिखाया था। वो बोलता है कि नहीं सिखाया था, इसलिए तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है अभी तक। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। तो आतिश ना हंसने लग जाता है। वो कहता है आई गेस सो, तो चैलेंज ही मान लो। तो ना फिर वो बोलती है कि ठीक है, अभी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तो वो ना एक और पत्थर उठाती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करूँगी एज अ ताहिर कि तुमने मुझे अच्छा सिखाया था। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ही जीतने वाला हूँ। और वो बोलती है कि तुम नहीं जीतोगे, मैं ही जीतूँगी। तो फिर ना वो पत्थर उठाता है और उधर से मरजान एक पत्थर उठा लेती है। तो वो पत्थर ना ऐसे फेंकती है अंदर, तो वो पत्थर नहीं जाता। तो जैसे ही आतिश फेंकता है ना, तो आतिश का पत्थर दूर तक जाता है। तो इन दोनों में ना ऐसे थोड़ा सा कंपटीशन टाइप शुरू हो जाता है, और जिसमें ना मरजान का पत्थर लाइक दूर तक नहीं जाता और आतिश का पत्थर दूर तक चला जाता है। तो जिसे देखकर ना आतिश ऐसे स्माइल से करने लग जाता है। तो फिर ना उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ टेक्निक्स हैं, तुम्हारे पास अंदर वाली फीलिंग नहीं है कि तुम इसे कैसे जीत सकते हो। और तुम अंदर वाली फीलिंग्स जब तक समझोगी नहीं ना, तब तक तुम नहीं समझ पाओगे कि कैसे जीतना है। फिर ना मरजान फिर से फेंकती है और पर ना आतिश जानबूझकर नहीं फेंकता। तो वो बोलता है कि ओ वाओ ब्रेवो, तुम जीत गई। वो बोलती है कि मुझे क्या, मैं बच्ची हूँ, मुझे पता नहीं है कि तुमने जानबूझकर तुम मुझसे हारे हो। तो आतिश कहता है कि नहीं नहीं, तुमने गलत समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही जीती हो। वो बोलती है कि नहीं जी, मैंने सही समझा है, तुमने ये जानबूझकर जस्ट मुझसे हारने की कोशिश की है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा लकी डे था ना, इसलिए तुम जीत गई। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि लाइक लकी डे कभी मेरा ज़िंदगी में भी आएगा। जस्ट लाइक जैसे मेरी ज़िंदगी में प्यार आया था और वो प्यार बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी से चला गया। और इतना सुनते ही ना वो आतिश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो नीचे से ना कुछ और पत्थर उठा लेता है। और वो पत्थर उठाकर ना वो बोलता है कि मेरा प्यार ना इस पत्थर की तरह रियल और सॉलिड है, और ये मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं हो सकता। और फिर ना वो पत्थर ऐसे ना पानी में फेंक देता है और मरजान की तरफ वो आ जाता है और ना उसके बाल वगैरह पीछे करने लगता है और बोलता है कि मैं तुमको कितनी बार बताऊं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर हार मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं मरजान। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बट स्टिल तुम हमेशा मेरी रहोगी और मेरी ही हो तुम। और ना मरजान फिर उसको हक कर लेती है। वो बोलते कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो आतिश, मैं सच में अब तुम पर ना यकीन करना चाहती हूँ, और मैं सच में चाहती हूँ कि हम वापस से वैसे ही हो जाएं। अब मैं और अकेली नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपना जो प्लान था ना वो अब छोड़ दो। पर आतिश ना उसे कुछ नहीं कहता। तो मरजान उसकी तरफ देखती है कि आतिश कुछ नहीं बोल रहा, तो वो वहाँ से ना चली जाती है। फिर वो बोलता है आतिश अपने आप से कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूं मरजान, मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं सोच पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर ना हम देखते हैं कि दीमत बैठी होती है अपने ऑफिस में। तभी ना उसके पास नज़ीर आ जाता है। तो वो बोलता है कि दीमत, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुमने अपने ब्रदर के साथ क्या किया? तुमने मरजान से बात की क्या? उससे बोला कि वो मुझ पर डिपेंड हो सकती है? तो वो बोलती है कि आप पागल हो, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? हाँ, और मुझे तो उसको मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए ना। तो वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मेरी बहन हो और तुम उस आतिश की साइड कैसे ले सकते हो? वो कितना चालाक है, स्टिल तुम्हें नहीं पता चल रहा क्या?
और जो असल में मरजान को प्यार करता है वो मैं हूँ, आतिश नहीं है। वो बोलते कि मुझे पता है कि आप उसको लव करते हो, बट वो वन साइडेड है, वो आपकी तरफ से ही है। मरजान आतिश को प्यार करती है और आतिश भी मरजान को प्यार करता है, तो मैं उसी की ही साइड लूँगी। समझ गए ना आप? और तभी ना वहाँ पर बुराक आ जाता है। तो बुराक को देख कर ना ऐसे नज़ीर गुस्सा करने लगता है। तो दीमत कहते हैं ना कि अब मेरे और बुराक में ना कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपको उसको घूरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो नज़ीर ना उसको देखने लगता है और बुराक भी वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि नज़ीर आता है दीमत के पास और दीमत को बोलता है कि तुम अपने भाई के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मरजान को ये कैसे बोल सकती हो कि आतिश उसकी ज़्यादा फ़िक्र करता है, मैं नहीं। तुम्हें पता है ना मैं कितनी उसको प्यार करता हूँ। तो वो बोलती है कि मैं मॉरल सपोर्ट की बात कर रही थी भाई। तो वो बोलता है कि मैं मॉरल सपोर्ट करने को तैयार तो हूँ, और तुम इसके मेरी साइड लिए बिना तुम उस आतिश की साइड कैसे ले सकते हो? हाँ, वो तुम्हें पता है ना कितना चालाक है। तो वो मैं हूँ जो उसको प्यार करता है। वो बोलती है कि मैं वन साइडेड लव की बात नहीं कर रही हूँ भाई, मैं ये बात कर रही हूँ कि मरजान भी आतिश को प्यार करती है और आतिश भी मरजान को प्यार करता है। और इतना सुनते ही ना नज़ीर को गुस्सा सा आ जाता है। फिर तभी ना वहाँ पर बुराक वगैरह सारे आ जाते हैं। तो बुराक को देख कर ना दिम्मत उसको बोलती है नज़ीर को कि मेरे और बुराक में ना अब कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ अब ज़्यादा कुछ ड्रैग मत कीजिए और बुराक को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वहीं पर ना नज़ीर बुराक की तरफ ऐसे गुस्से से देखने लगता है और बुराक भी ना नज़ीर की तरफ ऐसे देखने से लगता है। फिर वो देख दूख कर उसको नज़ीर बोलता है कि चलो ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और नज़ीर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मरजान ना बाहर से अंदर आई होती है। तो वो अपना कोट वगैरह रख कर ऊपर जा ही रही होती है कि जो असली की माँ है ना वो उसको रोक लेती है और बोलती है कि रुको। और मरजान ना उसको देख कर वहाँ पर रुक जाती है। तो असली की माँ बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, तुम कुछ ज़्यादा ही बन रही हो। इस बार ना तुम बिल्कुल भी आतिश को सड्यूस नहीं कर पाओगी, और ट्राई भी मत करना कि उसको तुम सड्यूस कर पाओ। हाँ, अगर तुमने औरतों वाली चीज़ यूज़ की और उसको अपने बेड तक ले गई, तो शायद वो तुम्हारी साइड आ जाए, ये तो हो सकता है। तो वो बोलती है कि अपनी ना ज़ुबान संभाल कर बात कीजिए, आप मुझसे ना ऐसे बात नहीं कर सकती। समझ में आ गई आपको बात? और इतना सुनते ही ना असली की माँ ना ऐसे शॉक हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बोल रही है। फिर ना मिर्ज़ान उसको कहती है कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में इस तरीके की गंदी बात कैसे बोल सकती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके की गंदी औरत हैं कि जो मेरे बारे में इतना कुछ बोल रही हैं। तो असली की माँ ना उसको थप्पड़ मारने लगती है, पर मिर्ज़ान ना वहीं पर उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं पर आ जाता है आतिश। तो आतिश ना ये सब देख लेता है कि कैसे मिर्ज़ान ने ना उसका हाथ पकड़ रखा है। तो मिर्ज़ान बोलती है कि ये मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, आप इस तरीके की बातें करेगी तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सहूँगी। और ना आतिश वहाँ से ना भाग पड़ता है। जब वो ये सब देखता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये देख कर ना असली की माँ ऐसे ना फुल शॉक हो जाती है। तो मिर्ज़ान को ना आतिश बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इनको हैंडल कर लूँगा। और ना मिर्ज़ान उनकी तरफ ना ऐसे बहुत गंदे वाला देखती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो आतिश ना फिर असली की माँ को बोलता है कि मैं आपको कितनी बार बताऊँ, हाँ, आप कैसे ये सब कर सकती हैं? मैंने कितनी बार आपको बोला है कि मिर्ज़ान से दूर रहो, और मैं कितनी बार आपको वार्न करूँ कि मिर्ज़ान से आपको दूर रहना है, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? तो असली की माँ उससे कहती है ना, अगर ये सिर्फ प्लान तुम्हारा होता तो शायद मैं इस प्लान में कुछ भी ना बोलती और मैं चुप रहती, पर ये प्लान सिर्फ तुम्हारा प्लान नहीं है, ये प्लान मेरा भी है। मुझे भी हायदर से अपना बदला लेना है, और तुमने तो अपना प्लान छोड़ ही दिया है, तो मैं अपना प्लान बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे से इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो अपनी बहन का बदला लेना भूल गए हो, तुम्हें तो कुछ भी याद ही नहीं है कि तुम्हारी एक बहन भी हुआ करती थी। पर जो मेरा प्लान है मैं उस पर कभी भी गिव अप नहीं करूँगी आतिश। तो आतिश कहता है कि फिर आप मरजान को क्यों तंग कर रही हो? आपको भी पता है कि मरजान का इसमें कोई फ़ॉल्ट है ही नहीं, तो फिर आप मरजान को क्यों तंग कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे हायदर से प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है कि उसने मेरे साथ और मेरे पति के साथ क्या किया, और मेरे बेबी के साथ भी क्या किया। फिर भी तुम चुप हो और तुम चाहते हो कि मैं भी चुप रहूँ तुम्हारे जैसे। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है ना? अगर मेरे घर वाला, मेरा बेबी उसकी वजह से यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, तो तुम चुप बैठ सकते हो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। और मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, पर मैं अपना बदला ज़रूर लूँगी, वो भी हायदर से।
तो आतिश कहता है कि मैं अपना बदला नहीं भूला हूँ, मैं कितनी बार आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, हाँ मैं बदला नहीं भूला हूँ अपना। और तभी ना वहाँ पर हाइदर ऊपर से नीचे आ जाता है और वो दोनों ना उसको खड़ा होकर वहाँ पर देखते रहते हैं। तो हाइदर जैसे उसके पास आता है ना तो वो वहाँ पर रुक जाता है और असली की माँ का तो ऐसे खून खोलने लग जाता है उसको देखते हुए, और वो उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, पर हाइदर कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से ना चुपचाप जाने लगता है। तो फिर उसको बोलती है कि मैं इसको देख कर ना मैं तंग आ गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, पर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मुझे कुछ करना होगा। अभी भी वो इसी घर में ऐसे फिर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी वो ऐसे आराम से है इस घर में, और उसको ये देख कर ना मेरा दिल तड़पता है आतिश। मुझे नहीं पता तुम कुछ कर पाओगे या नहीं अब, पर मुझे तो ज़रूर करना होगा। अब मैं और वेट नहीं कर सकती, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है, फिर वो बोलती है कि भगवान करे कि तुम्हारे जैसा दुश्मन भगवान सबको दे, क्योंकि तुम तो अपना प्लान भूल गए हो ना बीच में, इस तरीके का दुश्मन सबको मिले। तो आतिश कहता है कि मैं कितनी बार आपको बोलूं कि मैं अपना दर्द भूला नहीं हूँ, और अभी भी मेरा प्लान उसके खिलाफ वही है, अभी भी वो मेरा प्लान चेंज नहीं हुआ है उसके खिलाफ। और इतना कहते ही ना आतिश बाहर चला जाता है गुस्से में, और वो गेट ओपन करता है तो वो बाहर जाकर हाइदर को रोकने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर ना वो सोचती है कि मैं अभी इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, और इतनी जल्दी मैं हार मान भी नहीं सकती, मैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी, और ये कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं ये सब कुछ भी ख़त्म होने नहीं दूंगी। इसका मतलब ये कुछ तो छुपा रही है हम सबसे। फिर उसके बाद ना पीछे से कमाल को आवाज़ लगा देता है आतिश, और कमाल ना वहाँ पर गुंडों के साथ बैठा होता है। भाई ये पूरी ऐसे अच्छी वाली फीलिंग दे रहा है। तो उसको देखकर ना हाइदर ऐसे डर सा जाता है, तो हाइदर को जाकर बोलता है कमाल, कैसे हो हाइदर, सो फाइनली जो हमने तुम्हारे लिए टाइम सोचा था वो टाइम फाइनली आ ही गया, तो अब हमारा प्लान एंड होने ही वाला है। तो इतना देखते ही ना आतिश भी उसके पास आ जाता है, और वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो ये सब तुम, और तुम क्या करने वाले हो, हाँ मुझे जाने दो यहाँ से। और तभी ना वो गुंडे आकर हाइदर को ऐसे पकड़ लेते हैं, और हाइदर ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि क्या कर रहे हो क्या प्रॉब्लम है तुम सबकी, और मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। और पीछे से ना मरजान, उसकी माँ और असली की माँ सब लोग ऐसे आ रहे होते हैं। तो मरजान ना भाग कर आने वाली होती है, तो तभी आतिश उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। और पीछे से ना जो उसकी माँ है मरजान की, उसको असली की माँ पकड़ लेती है। तो मरजान ना फिर आतिश से पूछते हैं कि तुम मेरे पापा को कहाँ पर लेके जा रहे हो, हाँ मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो। तो आतिश बोलता है कि मैं उन्हें वहीं पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर इसको आंसर्स देने हैं और जहाँ पर ये बिलोंग करता है। तो वो गुंडे उसको घड़ीस रहे होते हैं हाइदर को ज़ोर ज़ोर से, और जो मरजान की माँ होती है ना उसको पकड़ के रखा होता है असली की माँ ने। तो मरजाना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आतिश को बोलता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। तो आतिश ना फिर उसको बोलता है कि मैंने कहा ना भी अपने कमरे में जाओ। वो बोलती है कि नहीं जाऊँगी। तो आतिश ना उस पर चिल्लाने लगता है और ज़ोर से बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, अपने कमरे में जाओ, बोला ना मैंने एक बार, अपने कमरे में जाओ। और इतना सुनते ही ना मरजान ऐसे शॉक हो जाती है आतिश का ये रूप देखकर। फिर ना वो सबको आवाज़ लगाता है कि इसको ना बेसमेंट में फेंक कर आओ। तो फिर ना हाइदर ऐसे चिल्लाने लगता है कि मरजान मरजान सेव मी। और कमाल ना वहाँ पर खड़ा देखता ही रहता है। फिर ना वो गुंडे उसको लेकर चले जाते हैं वहाँ पे, और ना जो जमाल है वो भी उनके पीछे पीछे आने लगता है, पर हाइदर फुल ऐसे जोर लगा रहा होता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मरजान की माँ भी उनको छुड़वाने के लिए जाती है, पर असली की माँ उसको छोड़ती नहीं है। और ना जो आतिश है वो मरजान को बोलता है कि अगर तुम हिम्मत भी करना कि तुम मेरे पीछे आओ, हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी मेरे पीछे आने की। और इतना कहकर ना वो भी वहाँ से चला जाता है, और मरजान पीछे उसके भागने लगती है, पर फिर वो वहीं पे रुक जाती है और उसको चिल्ला के बोलने लगती है कि तुम बेसमेंट में मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो, प्लीज़ लेट मी नो प्लीज़। तो आतिश कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, और ना मरजान वहाँ पर खड़ी उसको देखती रहती है। फिर ना कमाल, हाइदर और वो गुंडे हाइदर को लेकर ना अंदर आ जाते हैं, और वो अभी भी चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो। और हाइदर ना फिर कमाल की तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है। फिर वो कमाल को फिर से बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो कमाल फिर उसकी तरफ देखता है, और तभी ना वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश को देख कर ना हाइदर फिर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तभी आतिश अपने गुंडों को बोलता है कि इसके कपड़े उतारो।
भई इसके कपड़े क्यों उतार रहा है? फिर वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? और गुंडे ना उसके कपड़े उतारने लग जाते हैं और हाइदर ना ऐसे चिल्लाने लगता है कि क्या हो रहा है ये सब, और तुम मेरे कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? तो फिर आतिश उसको बोलता है कि सब लोग अब बाहर जाओ और यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए। तो फिर ना वो गुंडे बाहर चले जाते हैं और वो बोलता है कि कमाल को तुम मेरा बाहर वेट करो, और कमाल भी ना वहाँ पर से चला जाता है और आतिश लॉक कर लेता है गेट को और ना गुस्से में ऐसे ना देखने लगता है। तो हाइदर ना उसको बोलता है, ताहिर ताहिर ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ ताहिर ये तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।